अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता बसता आबाद रखे और ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना करे और कभी कोई परेशानी और दुख ना दे। और ये काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मुझे ख़ुद भी काफ़ी मुख्तलिफ सी लगी, तो मैंने कहा कि क्यों ना पहले इसी पे वॉइस ओवर करूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी मज़ीद हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरी सुन सकें। और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या आप बनाकर सेंड कर सकते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा ID मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और ख़ुद को रिलैक्स करके किसी अंधेरी और ख़ामोश जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाएगी। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम ताहिर है और मैं USA का रेजिडेंट हूँ, मतलब USA में रहता हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है और मैं अपनी ग्रेजुएशन तक पाकिस्तान में ही पला बड़ा हूँ और वहीं की पैदाइश है मेरी। ग्रेजुएशन से तकरीबन 3 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई और उनके हस्बैंड को USA शिफ्ट होना था। वो भी शादी के बाद उनके साथ USA ही शिफ्ट हो गई और मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और साथ साथ अपनी सिस्टर को इंसिस्ट करता रहा कि मुझे भी USA में बुला लें मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मुझे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगता था और मैं अपनी लाइफ को वहीं पर सेटल करना चाहता था। लिहाजा मेरी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद मेरी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई और वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के बाद और काफ़ी सारी मेहनत के बाद मुझे भी मेरी सिस्टर ने USA में बुलवा लिया और मैं अपनी ग्रेजुएशन के तकरीबन 1 साल बाद USA शिफ्ट हो गया। शुरू में तो मैं वहाँ अपनी सिस्टर और बहनोई के साथ ही रहा करता था और साथ साथ जॉब भी ढूंढ रहा था ताकि अपना ख़र्चा निकाल सकूं, और मुझे आखिरकार एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली जिसमें यह था कि डिफरेंट रेस्टोरेंट से जो है वो ऑर्डर्स को पिक करके लोगों के घरों तक पहुंचाना होता था। पे तो उसकी ठीक थी, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं थी कि जिससे मेरे ड्रीम्स और जो सोचकर मैं US से शिफ्ट हुआ था वो सब कुछ पूरा हो सके। आप सबको ये सुनकर काफ़ी हमाकत महसूस हो रही होगी कि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद USA में डिलीवरी बॉय का काम किया, लेकिन उधर कोई और जॉब मिलना इतना ईजी नहीं था। लिहाजा मैंने इसी डिलीवरी बॉय की जॉब को प्रेफर किया और उसमें अलग से रिहाइश और 2 टाइम का खाना भी जो है वो अवेलेबल था। तो मैं अपनी सिस्टर के घर से फिर वहाँ शिफ्ट हो गया और तकरीबन 1 से 1.5 साल मैंने वहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम किया और मैं इस काम से काफ़ी एक्सॉस्टेड हो चुका था। पाकिस्तान के बरक्स वहाँ पे लोग दिन में काफ़ी सारे ऑर्डर्स करते थे और तकरीबन 8 घंटे की शिफ्ट में पूरे 8 घंटे ही काम करना पड़ता था, 1 मिनट भी रेस्ट का ना मिलता था। अभी एक डिलीवरी पहुंचाकर वापस जाता नहीं था कि दूसरी तैयार होती थी। लिहाजा मैं साथ साथ न्यूज़पेपर में अदर जॉब्स वगैरह के बारे में भी सर्च करता रहता था और अप्लाई भी करता रहता था, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो इस तरह के एक दिन की बात है कि मैं न्यूज़पेपर में जॉब्स ढूंढ रहा था, तो मुझे शिकागो से बाहर एक सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान में एक जॉब ऑफ़र हुई थी। न्यूज़पेपर में इश्तिहार था कि इसके लिए कोई भी अडल्ट जो है वो अप्लाई कर सकता है, बस उसको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री करना होगा। और उसकी पे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो इतनी ज़्यादा पे थी कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने जल्दी से वहाँ कॉल की और उनके बताए गए तरीके के मुताबिक वहाँ अप्लाई किया और मुझे नेक्स्ट ही डे के लिए जो है वो वहाँ पर बुला लिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो सिमेट्री केयर टेकर था वो अचानक जॉब छोड़कर चला गया था, ये नहीं पता किस रीज़न की वजह से। तो इसलिए मुझे इमीडिएटली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था नेक्स्ट ही डे, जिसमें वो मेरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करेंगे और मेरे पे कोई इल्लीगल केस वगैरह तो नहीं है या कोई क्राइम केस वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और सब कुछ मुझे समझाने के बाद जो है वहाँ पर हायर कर लिया जाएगा। लिहाजा मैं वो पूरी रात ना सोया, काफ़ी एक्साइटमेंट थी और जो सैलरी मैं पढ़ चुका था इश्तिहार में वो सुनने के बाद तो मेरे तो जैसे होश में होश ही नहीं आ रहे थे। मैं वो बिल्कुल मजाक समझ रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पर कल बुलाया गया था, इसलिए ये मजाक तो ज़रा नहीं था और ना ही मेरा कोई ख्वाब था। पूरी रात मेरा यही सोचते गुजर गई कि मैं इतनी सैलरी का क्या करूँगा
और अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। लिहाजा सुबह मैं जल्दी से तैयार हुआ, अच्छी ड्रेसिंग की ताकि कोई भी रिजेक्शन का बहाना ना बने, और ख़ुद को अच्छे से तैयार किया, नाश्ता किया और जो है उस सिमेट्री के लिए निकल पड़ा। वो तकरीबन मेरे उस हॉस्टल से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था, लिहाजा मुझे उनकी गाड़ी ही पिक करने आई थी। और मैं 1 घंटे की मुसाफरत के बाद शहर से थोड़ा बाहर एक सिमेट्री के गेट के पास पहुंचा, जो कि काफ़ी बड़ी सिमेट्री थी, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था वो। ड्राइवर ने मुझे वहीं पर छोड़ा और कहा कि यहीं से आपने सीधा अंदर जाना है, लेफ़्ट पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आपने विज़िट करना है। लिहाजा मैं सिमेट्री के अंदर गया और जिस जगह पर उसने ऑफिस बताया था सीधा उसके अंदर गया, तो वहाँ पर डेविड नाम का एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था। उसने मुझे अच्छे से ग्रीट किया और वहाँ पर बिठाया, पानी और कॉफ़ी ऑफ़र की, लेकिन मैंने कॉफ़ी से मना कर दिया और पानी पिया। उसके बाद जो है उसने मुझे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दिखाने को कहा और उसने मेरा सारा लीगल और इलीगल डाटा चेक किया और पुलिस रिकॉर्ड में से भी वेरीफाई करवाया कि कहीं मेरे पे कोई क्राइम केस वगैरह तो नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद जब मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी तो मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल था। सबसे पहले तो उसने मुझे एग्रीमेंट दिखाया और उस पर साइन ये करना थे कि अगर सिमेट्री में कुछ भी होता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं ही होऊंगा, क्योंकि उधर काफ़ी सारे ऑफिशियल्स और काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटी वगैरह भी जो है वो बरी किए गए थे, उनकी कब्रें भी वहाँ पर मौजूद थीं। तो इसीलिए उस सिमेट्री में ऐसे वैसे वाक़यात का काफ़ी डर रहता था कि कहीं कोई उनकी ग्रेव को खोलकर कुछ ऐसा वैसा ना करे। तो इसीलिए इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। मुझे पूरे 8 बजे जो है वो सिमेट्री पहुँच जाया करना था और मुझे रिहाइश भी सिमेट्री के साथ ही एक जगह पर मिली थी। तो मुझे 8 बजे पूरे सिमेट्री पहुंचना था और 9 बजे जो है सिमेट्री के तमाम गेट्स को बंद कर देना था और उसके बाद किसी को भी अंदर आमदरफ्त की इजाज़त नहीं थी। हालांकि सिमेट्री के कोई ऑफिशियल पर्सन भी अगर 9 बजे के बाद आएंगे तो मुझे उनको भी ज़रा भी अंदर नहीं आने देना था। किसी भी किस्म का किसी चीज़ पर कोई डाउट हो तो मुझे उसको फ़ौरन चेक करना था। और सिमेट्री के साथ एक स्टोर रूम था जिसके अंदर जनरेटर्स वगैरह पड़े हुए थे और उसके अंदर एक और रूम था जिसके अंदर उन लाशों को स्टोर किया जाता था कि जिसको उस दिन बरी नहीं करना होता था बल्कि अगले दिन दफनाया जाना होता था। तो उन लाशों को पहले ही वहाँ पर लाकर स्टोर कर दिया जाता था और अगले दिन उनके घर वाले आकर पूरी रस्म व रवाज के साथ उनको वहाँ पर दफना दिया करते थे। तो मुझे पूरा सिमेट्री का मैप समझाया गया और सारे रूल्स बताए गए और वहाँ पर जो है सिमेट्री में हर तरफ नाइट विजन कैमरास और उसके अलावा नॉर्मल कैमरास भी लगे हुए थे और सिमेट्री में कहीं पर कोई लाइट मौजूद ना थी, इसलिए वहाँ पर नाइट विजन कैमरा लगाए गए थे। मुझे सब कुछ समझाने के बाद जो है वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मुझे ये जॉब आज से ही स्टार्ट करना होगी। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर स्टे कर सकता हूँ, वरना जो उनके गेस्ट रूम है फ़िलहाल मैं वहाँ पर चला जाऊँ और यहाँ पर दोबारा वापस आ जाऊँ। लिहाजा मैंने उसको कहा कि मैं फ़िलहाल तो गेस्ट रूम ही जाना पसंद करूँगा, वहाँ पर जाके थोड़ी रेस्ट करूँगा, अपना खाना पीना करके फिर पूरे टाइम पर यहाँ वापस आ जाऊँगा। और ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं की थी जो कि गेस्ट रूम से सिमेट्री और सिमेट्री से गेस्ट रूम पहुँचाने का काम करते थे। लिहाजा मैंने उस एग्रीमेंट पर साइन किया और मुझे जो है वो सिमेट्री केयर टेकर के लिए हायर कर लिया गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो जाते जाते मुझे रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हो बस पैनिक नहीं करना, हर चीज़ को खुले दिमाग के साथ ही जो है वो हैंडल करना है। जहाँ तुम पैनिक करोगे वहाँ पर सब कुछ और सब मामला ख़राब हो जाएगा। बस तुम्हें किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना। मैं उसकी बातों के बदले हाँ का जवाब देता रहा और उसके बाद मैं उसी गाड़ी में बैठा और गेस्ट रूम्स की तरफ चला गया। वो गेस्ट रूम्स काफ़ी अच्छे थे और उन गेस्ट रूम्स की एक बात ये थी कि उसमें मेरे अलावा और कोई भी ना था। फ़िलहाल एक ही कमरा अलॉट हुआ था जो सिर्फ मेरे पास था और एक उसी रिसेप्शनिस्ट का कमरा था, बाकी पूरा गेस्ट हॉल खाली था। रूम के अंदर जाके देखा तो रूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से मैनेज था। एक सिंगल बेड था, रेफ्रिजरेटर, ओवन वगैरह और ज़रूरत का सारा सामान वहाँ पर मौजूद था। लिहाजा मैंने खाना वगैरह खाया और रेस्ट की और 7 बजे उठ गया। उठने के बाद मैं फ़्रेश हुआ और ड्राइवर के साथ सिमेट्री की तरफ निकल पड़ा।
और 8 में से तकरीबन 10 मिनट पहले ही मैं सिमेट्री के बाहर मौजूद था। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था और अभी सूरज गुरूब पूरा नहीं हुआ था और मैं सिमेट्री के गेट के बाहर मौजूद था। तो इतने में अंदर से वही जो है रिसेप्शनिस्ट बाहर आया, क्योंकि अब उसका शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो चुका था और अब मेरा शुरू हुआ था और अब मुझे ही उस सिमेट्री की केयर टेक करना था। उसने मुझे सिमेट्री के कीज़ पकड़ाई, स्टोर रूम की भी और मेन गेट की भी, और कहा कि मुझे पूरे 9 बजे इस गेट को बंद करना है और उसके बाद चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, तुमने गेट किसी के लिए भी नहीं खोलना। और फिर से तुम्हें एक बार कह रहा हूँ कि पैनिक तुमने किसी सिचुएशन में नहीं करना। ये कहकर वो मेरी तरफ एक घूरती हुई नज़रों के साथ 2 मिनट देखता रहा और फिर अचानक से उसी ड्राइवर के साथ बैठा उसकी कार में और गेस्ट रूम्स की तरफ रवाना हो गया। लिहाजा मैं जल्दी से अंदर चला गया, जो कि कैमरा रूम था। उसमें एक बेड भी मौजूद था, ओवन वगैरह भी लगा हुआ था कि अगर कुछ खाना पीना हो या खाने का कोई सामान गर्म करना हो तो वो मैं उसके अंदर कर सकता था। लिहाजा आज मेरा फर्स्ट डे था और मैं घर से खा पी कर आया था और मुझे ऐसी कोई भूख भी नहीं लग रही थी और मैं सीधा कैमरास के सामने बैठ गया और देखने लगा। अभी मैं पूरे कब्रिस्तान का जायज़ा ही ले रहा था। उधर डिफरेंट कैमरास लगे हुए थे, तकरीबन 9 से 10 कैमरा, जो कि डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो लगे हुए थे। मैं उन सारे कैमरास की फुटेज देख रहा था, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन एक जो है वो कैमरा नंबर 8 में मुझे नज़र आया कि एक ग्रेव के पास एक बंदा मौजूद था। लिहाजा मैं उस रूम से बाहर निकला और उस ग्रेव की तरफ जाने लगा। जाकर देखा कि वो बंदा उस पर बैठा रो रहा था और कुछ प्रे कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि सर, सिमेट्री का टाइम 9 बजे तक का है और सिमेट्री जो है वो बंद होने वाली है, तकरीबन 5 से 10 मिनट रह गए हैं, आपको अब यहाँ से जाना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों से काफ़ी आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना ही कोई दुख का, ना ही कोई ऐसा एक्सप्रेशन। बस उसके चेहरे में आंखों से आंसू गिर रहे थे। और मेरे उसको ये कहते ही वो अचानक से उठा और किसी रोबोट की तरह बिल्कुल वहाँ से जाने लगा। मेरी किसी बात का जवाब ना दिया और सीधा उठा और सिमेट्री से बाहर की तरफ जाने लगा। उसके बाहर जाते ही मैंने सिमेट्री के गेट को बंद किया और उसको लॉक कर दिया। वो काफ़ी ऊंचा और लोहे का गेट था और बाकी सिमेट्री के इर्द गिर्द काफ़ी बड़ी दीवारें थीं। सिमेट्री को लॉक करने के बाद मैं जो है वो अपने रूम में वापस आ गया और बेड पर लेट गया, क्योंकि अब मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा था और सिमेट्री को भी बिल्कुल लॉक कर चुका था। लेकिन फिर भी मुझे बारी बारी कैमरास को चेक करना था, क्योंकि कोई भी है जो वो दीवार टाप कर अंदर ना आ जाए और किसी तरीके का कोई जो है वो ऐसा वाक़या ना हो जाए कि जिसकी वजह से मेरी जॉब भी ख़तरे में आ जाए और मुझे जो है वो फ़ाइन भी देना पड़े, क्योंकि वो मेरे से एग्रीमेंट में पहले ही साइन करवाया जा चुका था। लिहाजा मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर कैमरास की फुटेज को चेक कर रहा था। तो नाइट विज़न कैमरा में मुझे एक कब्र के पास ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक बहुत तेज़ सा फ्लैश जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ब्राइट होता जा रहा है। लिहाजा मैंने नॉर्मल कैमरे की फुटेज में चेक किया तो बाकी तो बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक जगह पर एक कब्र के ऊपर बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे आग जल रही है और वो आग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और उस रूम से बाहर निकला, क्योंकि उधर बिल्कुल घुप अंधेरा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और हल्की हल्की फॉग भी जो है वो बिल्कुल ज़मीन के पास गिरना शुरू हो गई थी। मैंने अपनी टॉर्च को ऑन किया और उस कब्र के पास जाने लगा। तो जाकर वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक मशाल के ऊपर बिल्कुल आग जली हुई थी और वो मशाल किसी ने मिट्टी के अंदर गाड़ी हुई थी। और वो मशाल आई कहाँ से थी और वो आग किसने लगाई थी? मैं पूरे जो है वो ग्रेव यार्ड में जो है टॉर्च को घुमा कर देखने लगा कि यहाँ पर कोई मौजूद तो नहीं है। फिर मैं दोबारा से वापस रूम में गया और मैं फुटेजेस चेक करने लगा, तकरीबन आधा घंटा पहले की, कि अंदर कोई आया तो नहीं या कहीं पर कोई मौजूद तो नहीं है। अभी मैं वो फुटेजेस देख ही रहा था कि अचानक से जो है वो लाइट कट ऑफ हो गई और पूरे रूम में बिल्कुल अंधेरा हो गया। लेकिन मैंने पैनिक ना किया, जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और जैसा कि रिसेप्शनिस्ट ने मुझे सुबह गाइड किया था कि स्टोर रूम में जनरेटर वगैरह और जो है ब्रेकर वगैरह वहीं पर मौजूद हैं। अगर लाइट कट ऑफ होती है तो मुझे जाकर ब्रेकर्स को चेक करना था और अगर ब्रेकर्स का जो है वो मसला नहीं है तो फिर मुझे जनरेटर को ऑन करना था। लिहाजा मैं अपनी टॉर्च उठाकर उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा, जो कि वहाँ से तकरीबन 6 से 7 मीटर के फासले पर था।
उस स्टोर रूम के पास जाते हुए मुझे काफ़ी ठंड सी फील हो रही थी और काफ़ी अजीब और स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही थी। लिहाजा मैं स्टोर रूम के पास पहुंचा और जो मेरे पास कीज़ थी उससे मैंने स्टोर रूम को खोला और अंदर जाकर देखा और जनरेटर वगैरह को ढूंढने लगा। लिहाजा मुझे जनरेटर मिल चुका था, लेकिन जनरेटर से पहले मुझे ब्रेकर्स को चेक करना था कि कहीं कोई ब्रेकर वगैरह तो नहीं ट्रिप हुआ। लिहाजा मैंने देखा तो वहाँ पर कोई ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ था, बल्कि लाइट कट ऑफ हुआ था। मैंने जल्दी से जनरेटर को ऑन करने की कोशिश की। वो दूसरा जनरेटर था जिसमें से डोरी को खींचकर जो है उसको स्टार्ट करना पड़ता है। 3 से 4 ट्राई के बाद जनरेटर स्टार्ट हो चुका था और स्टोर रूम की भी लाइट्स जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की लाइट्स थी, वो भी ऑन हो चुकी थी। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि आज रात यहाँ पर 3 बॉडीज़ भी स्टोर हैं, तो मुझे उनकी भी टेक केयर करना है। लिहाजा मैंने जल्दी से उस रूम का डोर ओपन किया और अंदर जाकर देखा तो बॉडीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल टैकल थी। वहाँ पर बेड पर जो है वो पड़ी हुई थी और उनके ऊपर कपड़ा दिया गया था। लिहाजा मैंने उस रूम को लॉक किया और स्टोर रूम को लॉक करके बाहर निकला और अपने रूम की तरफ जाने लगा। रूम पर जाते हुए मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। लिहाजा मैंने इसको अपना वहम जो है समझा और मैंने ये समझा कि मैं एक सिमेट्री के अंदर मौजूद हूँ और बिल्कुल अकेला हूँ, तो मेरा माइंड खुद से ये चीज़ें क्रिएट कर रहा है। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं। मैंने पीछे भी ना देखा और जल्दी से अपने रूम के अंदर जाके डोर को लॉक कर दिया और कैमरा की फुटेजेस को देखने लगा। जल्दी से मैंने फुटेजेस को कंप्लीट किया। आधे से पौने घंटे की फुटेजेस को जो है वो मैंने रिव्यू किया, लेकिन वहाँ पर किसी बंदे का कोई नामो निशान ना था। फिर मैंने दोबारा से उस कब्र के पास जो कैमरा मौजूद था उसकी फुटेज को खोला कि वहाँ पर जो मशाल है उसमें आखिर आग लगी तो लगी कैसे, वो मशाल आई कहाँ से। मैं बस किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं पैनिक करता तो मेरे लिए वहाँ पर 1 घंटा रहना भी मुश्किल हो जाता। लिहाजा मैंने ख़ुद को बिल्कुल काम रखा और फुटेजेस को चेक करने लगा। लेकिन वहाँ पर अब जो मशाल जलती हुई नज़र आ रही थी पहले, वो मशाल भी मौजूद ना थी और प्रीवियस पौने घंटे की फुटेज में भी कहीं पे कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आया कि वहाँ पर किसी ने आकर मशाल रखी हो और मशाल में आग लगाई हो। लिहाजा मैं स्टोर रूम के पास की फुटेज को भी चेक करने लगा और देखता क्या हूँ कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बिल्कुल ओपन हुआ था। मैं जल्दी से उस स्टोर रूम के पास भागा अपनी टॉर्च को उठाकर। देखा तो वो डोर वाकई में खुला हुआ था और ताला नीचे गिरा हुआ था। मैं जल्दी से अंदर गया और देखने लगा कि कहीं किसी लाश के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हुआ हो या कोई लाश यहाँ से गायब तो नहीं हो गई जिसका सारा ब्लेम मुझ पर आना था। मैंने जल्दी से रूम को खोला और अंदर जाकर देखा तो वहाँ से 2 लाशें जो हैं वो गायब थीं और एक जो है वो वहीं पर पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद मेरे होश बिल्कुल उड़ गए और मैं हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे हो सकता है। लिहाजा मैंने इस रूम को लॉक किया और स्टोर रूम को लॉक करने के बाद मैं जल्दी से जो है वो कैमरा रूम में आया और पहले 2 घंटे की फुटेज को देखने लगा। जिसके बाद जो है वो मैं स्टोर रूम से निकला था कि मेरे बाद वहाँ पर कौन आया है या कौन नहीं। मेरा अब जो है हल्का हल्का माथे से पसीना भी टपकने लगा था और मैं थोड़ा सा खौफज़दा भी हो चुका था कि या तो ये किसी इंसान का काम है, और अगर ये किसी इंसान का काम नहीं है तो फिर ये क्या चीज़ है और वो 2 लाशें अचानक से कैसे गायब हो गईं। लिहाजा जब मैं फुटेज देख रहा था तो बीच में एक लम्हा ऐसा आया कि जहाँ ग्लिचेस आए काफ़ी फुटेज के अंदर और कुछ भी वाज़ह नहीं था। और जब वो ग्लिचेस ठीक हुए तो देखता क्या हूँ कि वहाँ लाशें नहीं हैं और रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। जो कुछ हुआ था वो उस 1 से 2 मिनट के अंदर हुआ था कि जब फुटेज में ग्लिचेस आए थे। ये एक पैनिक करने की सिचुएशन थी, लेकिन मैं ख़ुद को काफ़ी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आखिर इंसान ही था, ख़ुद को कितना कंट्रोल कर सकता था। मैं हर कैमरे की फुटेज को देखने लगा, इंफ्रारेड फुटेज को भी जो कि नाइट विजन कैमरा की थी, और उसके अलावा नॉर्मल कैमरा की फुटेजेस को भी। नॉर्मल कैमरा की फुटेजेस में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो इंफ्रारेड कैमरा है उसकी फुटेज में ऐसा नज़र आ रहा था कि जिस कब्र के पास पहले एक बंदा मौजूद था जिसको मैंने बाहर निकाल कर सिमेट्री को लॉक किया था, वो कब्र ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पास काफ़ी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है और वो कब्र किसी ने खोद डाली है। मैं जल्दी से बाहर गया अपनी टॉर्च पकड़कर और उस कब्र के पास जाने लगा और मैं लड़खड़ा रहा था और मेरा जिस्म भी हल्का हल्का कांप रहा था। लेकिन मुझे वहाँ जाकर चेक करना ही था कि आखिर क्या माजरा है। वहाँ जाकर क्या देखता हूँ कि वो कब्र वाकई में किसी ने खोदी हुई थी
और उसके आसपास पूरा मिट्टी का ढेर था और उसके अंदर हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। यह देखने के बाद मैं अपने आप पर कंट्रोल ज़रा न रख सका और चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गया, लेकिन मेरे टॉर्च मेरे हाथ में थी, वो ना गिरी। मैंने किसी तरीके खुद को संभाला और उठा और बस मैंने कहा भाड़ में जाए ये जॉब, भाड़ में गया ये सब कुछ। मैं जल्दी से अंदर जाऊंगा, अपना सामान उठाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा और निकलने से पहले मैं उस रिसेप्शनिस्ट को कॉल कर दूंगा और जो सब कुछ हुआ है उसको बता दूंगा, चाहे उसके बाद मेरे पे जो मर्ज़ी केस हो। लेकिन मुझे फ़िलहाल अपनी जान को बचाना है क्योंकि ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा। मैं जल्दी से वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करने लगा तो पीछे देखता क्या हूँ कि वही 2 लाशें कि जो मैंने सिमेट्री में से देखा था कि गायब हो चुकी हैं। उनके ऊपर कफन था बिल्कुल वाइट कलर का और उस पर कहीं कहीं खून के धब्बे लगे हुए थे और वो दोनों मेरे पास पड़ रहे थे। यह देखने के बाद मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं इतना डर गया था कि मुझे जैसे कि लकवा हो गया हो। मेरी ज़ुबान में से खुद से ही अल्फाज निकलने लगे थे, लड़खड़ाते हुए अल्फाज, और मैं कदम पीछे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कदम पीछे नहीं बढ़ा पा रहा था और वो चीज़ें मेरे बिल्कुल करीब आती जा रही थीं। वो जब मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो पीछे से मैंने देखा कि पीछे भी मेरे काली स्याह और अजीबो गरीब मखलूक खड़ी हुई थी जिसके हाथ में वही मशाल थी और उस पर आग भी जली हुई थी। लिहाजा वो लाशें मेरे इतने करीब आ चुकी थीं कि मैं पीछे होते होते उस मिट्टी के ढेर से टकराया और उस खोदी हुई कब्र के अंदर गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुबह के तकरीबन 8 बज चुके थे और काफ़ी सारे पुलिस ऑफिशियल्स और वो रिसेप्शनिस्ट और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी ऊपर मौजूद थे और बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी। वो डॉक्टर्स शायद इसीलिए आए थे कि पहले इसको वहीं पे ट्रीट किया जाए। शायद उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया होगा मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ऐसे गिरा पड़ा हूँ, लिहाजा वो डॉक्टर साथ इसीलिए आए थे कि पहले इसको वहाँ ट्रीट किया जाए अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है। देन उसके बाद जो इसको एम्बुलेंस में रख के जो है हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट किया जाए। लिहाजा जब मुझे होश आया तो डॉक्टर्स ने मेरी कंडीशन चेक की तो उन्होंने बताया कि इसको बस फीवर है, उसके अलावा इसको कुछ नहीं है, तो एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं, बस इसको कुछ मेडिसिन इधर ही दे दी जाएंगी और इधर ही जो है इसका इलाज कर दिया जाएगा, इसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो रिसेप्शनिस्ट और पुलिस वाले मेरे से पूछने लगे कि तुम्हारे साथ आखिर ये किया किसने। तो मेरे साथ जो सब कुछ हुआ था, जो जैसे हुआ था, मैंने उनको वैसे ही बता दिया। लिहाजा रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैं पूरी जगह का जायज़ा ले चुका हूँ और कहीं पर भी कोई कब्र ऐसी खोदी हुई नहीं है और कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम कह रहे हो, और मैं स्टोर रूम के अंदर भी जाकर चेक कर चुका हूँ, तीनों लाशें बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? जो तुम कह रहे हो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और जब मैं सिमेट्री के बाहर आया था सुबह तो सिमेट्री का लॉक भी लगा हुआ था मेन गेट का, लिहाजा मैंने तुम्हें दूर से जो है वो कब्र के पास गिरे हुए देखा तो मैंने पुलिस को कॉल की और इसके अलावा पुलिस वालों ने एम्बुलेंस वगैरह को भी बुलाया। उसके बाद हम लोग खोल के जैसे ही अंदर एंटर हुए तो मैंने पूरी सिमेट्री का सबसे पहले जायज़ा लिया कि कहीं पे कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नहीं कैमरास की फुटेज में हमने रात की फुटेजेस को भी चेक किया वक्फे से, लेकिन हमें उसमें भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, ना कहीं कोई मशाल चल रही थी। लेकिन हमने फुटेजेस में ये ज़रूर देखा कि तुम काफ़ी पैनिक लग रहे थे और बार बार स्टोर रूम की तरफ आ रहे थे और जा रहे थे। लिहाजा मैंने उनको बताया कि मैं तो 2 ही दफ़ा स्टोर रूम गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम काफ़ी दफ़ा स्टोर रूम के पास आ जा रहे थे और उसके बाद एक कब्र के पास आकर खड़े हो गए और ख़ुद से ही बड़बड़ाने लगे और उसके बाद धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। जो वो बातें मुझे बता रहे थे वो मेरे दिमाग से बिल्कुल ऊपर से गुज़र रही थी, क्योंकि जो मेरे साथ रात को हुआ था उसमें से कुछ भी वो नहीं बता रहे थे। लिहाजा पुलिस वाले जो है वो कहने लगे कि इसमें अब हमारा तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ना ही कोई ऐसा केस है, बस इसकी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई थी जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर ऐसे बेहोश हो गया। लिहाजा हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। डॉक्टर्स ने भी मेरी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की और उसके बाद कहा कि इसको जो है वो रेस्ट के लिए गेस्ट हाउस में अब शिफ्ट कर दिया जाए। और अब मैं चलने के काबिल भी था, बस मुझे हल्का हल्का फ़ीवर था। वो डॉक्टर्स भी वहाँ से चले गए थे और वो पुलिस वाले भी। अब सिमेट्री में मैं और वो रिसेप्शनिस्ट मौजूद थे और सिमेट्री के बाहर वही ड्राइवर खड़ा हुआ था। लिहाजा मैंने उस रिसेप्शनिस्ट से कहा
कि भाई तुम अपनी जॉब अपने पास रखो, चाहे ये जॉब मुझे इससे डबल सैलरी पर ही अब क्यों ना मिल रही हो, मैं ये कभी भी जॉब नहीं करूँगा। लिहाजा उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा कि तुम जा तो रहे हो ये जॉब छोड़कर, और उसके बाद अब पुलिस तुमसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करेगी कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था। तुम्हें पुलिस स्टेशन वगैरह बुलाया जाएगा। फ़िलहाल वो चले गए हैं ताकि तुम रेस्ट कर सको। उसके बाद जब तुम्हें पुलिस स्टेशन वगैरह बुलाया जाए तो जो कुछ तुमने अभी बताया है वो हरगिज़ उनको ना बताना, क्योंकि सबसे पहले तो वो तुम्हें ही मेंटल डिक्लेयर कर देंगे और तुम्हारी मेंटल कंडीशन को डिस्टर्ब डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद तुम्हें जॉब्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यूएसए में। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उनको ये कहना कि मैं बस ये जॉब नहीं करना चाहता था और मुझे वहाँ पर डर लग रहा था और मैं इस जॉब के यूज़ टू नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने ये सब बहाने बनाए थे ताकि मुझे जॉब छोड़ने के लिए कोई बहाना मिल जाए। क्योंकि अगर मैं ये कहता कि मैं इस जॉब से डर रहा था तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लिहाजा मैंने जो सब कुछ कहा था वो इसीलिए कहा था ताकि मैं ये जॉब छोड़ सकूँ, और मेरे साथ हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। कि मैं तुम्हारे ही लिए ही कह रहा हूँ ताकि तुम जो है वो अदर जगह पर जॉब कर सको, वरना तुम्हें अगर मेंटल डिक्लेयर किया गया और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को जो है वो ख़राब डिक्लेयर किया गया तो तुम्हें यूएसए में और कहीं भी जो है वो जॉब नहीं मिल सकती। बस ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में है। मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो, जो तुम्हारे साथ रात को सब कुछ हुआ मैं जानता हूँ कि वो तुम सच कह रहे हो, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी और ना ही कोई और मानेगा, बल्कि तुम्हारा मजाक ही उड़ाया जाएगा। ये बात कहकर वो उसी कैमरा रूम के अंदर जाने लगा, मुझे हसरत भरी निगाहों से देखता हुआ और आंखों से बस ऐसे देख रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ और भी कहना चाहता हो, लेकिन कहते कहते चुप हो गया हो। उसने मुझे गुड बाय कहा और रूम के अंदर जाके रूम को लॉक कर दिया। मैं भी उस सिमिट्री से बाहर जाने लगा। सिमिट्री के गेट से बाहर निकलते ही जैसे ही गाड़ी की तरफ बैठने लगा तो सिमिट्री की तरफ ही देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सिमिट्री मेरे से कुछ कहना चाह रही है और उधर की एक एक कब्र मुझसे बात करना चाह रही है। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और गाड़ी में बैठा और मैंने उस ड्राइवर को कहा कि मुझे इस लोकेशन पे छोड़ दो जो कि मेरी सिस्टर का घर था, ताकि मैं कुछ दिन वहाँ पर रहकर रिलैक्स फील कर सकूँ। उस ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और गाड़ी के चलते चलते मैं पीछे मुड़कर उसी सिमिट्री को देख रहा था और उसी बंदे के बारे में सोच रहा था जो भी सिमिट्री के अंदर मौजूद था।